आप सभी को 3 चीजों का परित्याग करना होगा। सबसे पहले वो पेशे छोड़ दीजिए जिनकी वजह से आप पर ये लालसन लगते हैं। जब समाज को साफ रखने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तब देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं। दूसरी बात, मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं, समझता हूं कि जब खाने को कुछ मिलता ही ना हो तो जो कुछ मिले उससे काम चलाना पड़ता है। पर यह बात उस समाज को कैसे समझाई जाए जिसका पेट भरा हुआ। तीसरी और सबसे अहम बात, इस मानसिकता से बाहर निकलो कि तुम अछूत हो। किसी और के कह देने से तुम अछूत नहीं बन जाते। आज हम यहां किस लिए आए? क्या हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें पीने को पानी तक मैसर नहीं हो, या फिर इसीलिए आए कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी की हमें लालसा है? नहीं, इंसान होने का मूल हक हमें याद आया है। कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग माचिस की डिब्बी हाथ में लिए ज्वालामुखी के ढेर पर हमेशा बैठे रहते हैं। तो बाबा साहब की ना हिम्मत कम हुई और ना ही परेशानियां। वे चलते चले, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। अगस्त 1932 गोलमेज कॉन्फ्रेंस दलितों को अलग स्वतंत्र चुनाव का अधिकार दिलवाया, लेकिन यह खबर लंदन से भारत आते आते ऐसी अफवाह में तब्दील हुई कि दंगों में बदल गई। कई जाने गई है। अब इन अफवाहों की जड़ में जाने की बजाय लोग ये जानने में लग गए कि दलितों को क्या अधिकार मिले। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि डिप्रेस्ड क्लास को एक अलग इलेक्टोरेट सिस्टम की जरूरत है। बाबा साहब कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी के फेवर में थे। ये सोशल रिजर्वेशन इस दूरी को और बढ़ा देता है। एंड हाउ राइट ही वाज। पर उनकी सुनता कौन? सबकी अपनी टूटी अपना काम। मिस्टर अंबेडकर, ये आपकी जिद का नतीजा है कि आज समाज इस तनाव की स्थिति में है। मिस्टर नेहरू,
आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वर्णीय हिंदुओं को यह बात ठीक से समझाई जाए तो वो समझ जाएंगे कि समाज एक स्तर पर होना चाहिए। आप बस अपनी ही बातें करते रहते हैं। ये देश स्वतंत्रता की गंभीर लड़ाई लड़ रहा है और आज है सदियों से दलित समाज पर होते हुए अत्याचार ये आपको गंभीर नहीं लगते? आश्चर्य है मुझे इस बात का मिस्टर नेहरू के मेरा देश प्रेम आपको कमतर लगता है। आप देश की आजादी की बात कर रहे हैं, मैं पूरे समाज की। आपकी इज्जत से हिंदू समाज बट रहा है मिस्टर अम्बेडकर। इस विभाजित समाज को मैं क्या बांटूंगा मिस्टर नेहरू? अगर सही बात सही तरीके से समझाई जाए तो सब समझेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग की क्यों ना हो। मैं कुछ नहीं जानता मिस्टर अम्बेडकर। समाज चल रहा है। बापू यरवदा जेल में आप अनशन पर बैठे हैं। ये देश बापू को नहीं हो सकता। मेरा सुझाव है मिस्टर अम्बेडकर कि आप यरवदा जाएं और बापू के सामने पुनः साइन करें। समाज एक बराबर होना चाहिए, समाज एक स्तर पर होना चाहिए, इसी में सभी की भलाई है। ये इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर समाज बराबर होगा तो सब आगे बढ़ेंगे, देश प्रगति करेगा। और फिर हम तो उस देश के हैं जहां हमने बाहर से आए हर शासक को, हर व्यक्ति को अपने साथ बैठाया है और हम अपने ही समाज में चल रहे इस ऊंच नीच के चलन को जायज ठहरा रहे थे। कैसी तर्क विरुद्ध बात है। प्रणाम गांधी जी। भीमराव, सारी दुनिया के लिए तो मैं बापू हूं, लेकिन तुम आज भी मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहे हो। मेरे पिताजी मेरे लिए अनमोल थे। मेरे हृदय में उनका जो स्थान है मैं वहां किसी और को नहीं बिठा सकता। पिता ना सही, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम के, आदर के और भी तो स्थान होंगे। यही तो परेशानी है इस देश की। प्रेम और सम्मान के नाम पे हम एक मनुष्य को भगवान का दर्जा दे देते हैं और मैं तो ऐसा भी नहीं कर पाऊंगा। लगता है तुम हमसे नाराज हो। नहीं गांधी जी, मैं आपसे नहीं आपकी जिद से नाराज हूं। रेजोल्यूशन का गलत मतलब निकाल के उसका गलत इस्तेमाल करके भविष्य में सिर्फ दलित समाज का नहीं पूरे देश का नुकसान होगा। हमारे विश्वास को हमारी जिद समझ के शायद तुम हमें गलत समझ। नहीं गांधी जी, मेरा विश्वास है कि संसद में दलितों का प्रतिनिधित्व किसी दलित को ही करना चाहिए। भीमराव, हम दलितों से अतः स्नेह करते हैं। हम उनके लिए सीट रिजर्व करने के हक में हैं। और आपको क्या लगता है गांधी जी, चुनाव में जिस सीट से एक दलित खड़ा होगा क्या वहां दूसरी जातियां जाएंगी वोट देने? क्या एक दलित को अपना नेता मान लेंगी? कभी नहीं। गांधी जी, आप भी तो सालों से प्रयास कर रहे हैं, फिर भी क्यों कुछ नहीं बदला? क्यों नहीं खत्म हुआ ये अत्याचार, ये भेदभाव? समाज को बदलने में, उसे सुधारने में वक्त लगता है। उनको अवसर तो दो ताकि वो हरिजनों का साथ दें। आपका सपना अच्छा है, पर अफसोस सच्चा कभी हो ही नहीं सकता। जिन लोगों की नजर में दलितों का कोई अस्तित्व ही नहीं, वो क्या उनके साथ खड़े रहेंगे? क्या उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे? आपसे विनती है, इस देश को राजनीति की प्रयोगशाला मत बनाइएगा। तो इसका मतलब यह है कि तुम पूना पैक्ट पर साइन नहीं करोगे? मैं साइन करूंगा, लेकिन सिर्फ आपका जीवन बचाने के लिए। मैं डरता हूं एक मनुष्य का जीवन पूरे दलित समाज को आजीवन भारी न पड़ जाए। मैं भी तुम्हारी तरह बस अपने मन की बात सुन रहा हूं। मैं अपना सच जीता हूं। कभी औरों के मन की बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। हो सकता है कि अपने सच के अलावा कोई और सच देखने को मिल जाए। मैं क्षमा चाहता हूं गांधी जी, जिन
उनके सामने मैं अपनी बात सीधी सीधी रख देता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम। Bhakti in religion may be road to salvation, but in politics, bhakti or hero worship is sure road to degradation or to eventual dictatorship. ये बाबा साहब की वार्निंग थी, वो हीरो वर्शिप के खिलाफ थी, लेकिन हमारे देश में तो राजनीति उसके बिना चल ही नहीं सकती है। आइडियोलॉजी को भी एक चेहरा चाहिए होता है। हमारे देश में तो फिल्में भी बिना हीरो के बनती ही नहीं है। राइट, इधर बाबा साहब समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहे, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे, और उधर रमाबाई जीवन को अलविदा कहने को तैयार थे। इंतजार था तो बस साहब के घर लौटने का। ऐसे किसी जगह जाने का क्या मतलब, जहां ना सम्मान हो ना शांति मिले, जहां ऊंच नीच हो, छुआछूत हो। वहां कैसा थी? मुझे गंगा जल चाहिए था। तुम समझते क्यों नहीं? अपने घर में मिल रहा सम्मान का पानी किसी गंगा जल से कम नहीं होता। उसके इस बात का है कि इतने प्रयासों के बावजूद आज भी हम वही के वही खड़े। इंसान परेशान होता है, टूटता है, बिखरता है, गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। बाबा साहब भी ऐसे ही थे, एक्जैक्टली मोस्ट अंडररेटेड एंड मिसअंडरस्टूड लीडर थे, जो इस देश के हर समाज, हर तबके के लिए लड़े थे। क्यों उन्हें हम एक ही समाज से जोड़कर देखते हैं? Why? हम सब बाबा साहब से क्यों एसोसिएटेड? यही नहीं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, दैट्स ऑल। इसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ऑफ कोर्स है, लंबी फहरिस्त। उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछता हूं, यह आरबीआई कब बना था? किसने बनाया, कैसे बना? आरबीआई बना 1935 में, बनाया था हिल्टन कमीशन। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब वो कमीशन हिंदुस्तान आया तो उसके हर मेंबर के हाथ में बाबा साहब की 1923 में लिखी हुई किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन वो हाथ में। आज संविधान में महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब के ही देन थे ना, वो अंडररेटेड। हाँ, महिलाओं की इस लड़ाई में उनका साथ दिया था एक और शख्सियत, डॉक्टर शारदा कबीर, जो कालांतर में उनकी धर्मपत्नी बनी थी। डॉक्टर अंबेडकर में उनके नॉलेज और जुनून का ऐसा अनोखा तेज था जिससे आप अछूते नहीं रह सकते थे। समाज के लिए उनके संघर्ष के आगे में नतमस्तक थे। हम दोनों में जो कॉमन था वो थे कबीर। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी समाज की प्रोग्रेस इस बात से देखते थे कि वहां महिलाओं की स्थिति कैसी है। कौन सोचता है महिलाओं के लिए इतना? मुझे
गर्व है मैं ऐसे महामानव की पत्नी बनी जिसने संविधान में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए। ये वो दौर है जब डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथी संविधान बनाने में लगे हुए थे। देश की आजादी सामने दिख रही थी, काम करने का जोश आसमान से ऊंचा था। जिन्हें धर्म पर आधारित देश चाहिए था वो अलग देश की मांग रख चुके थे। देश आजाद हुआ, उसकी खुशियां मनाते या अपनों को खो देने का गम। देश के फ्यूचर के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमेशा अपनी बात रखते थे और यही कारण था कि देश की पहली बनी मंत्रिपरिषद में डॉक्टर अंबेडकर का नाम कहीं था ही नहीं। जिन्हें सच्चाई सुनना पसंद नहीं, उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के विचार, उनकी बातें कैसे अच्छी लगती, पर उन्हें मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। बापू, बापू, ये फाइल आप एक बार देख लीजिए। जवाहर, ये फाइल तो तुम मुझे पहले भी भेज चुके हो। इसमें भीमराव का नाम तो है ही नहीं। बापू, ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है, बल्कि सभी का मानना है कि वो सिर्फ दलितों के लिए लड़ते हैं, देश के लिए नहीं। दलित, दलित इस देश, इस समाज का अटूट हिस्सा है और भीमराव उनकी आवाज। इस बात को समझो जवाहर, भीमराव जैसा समझदार और पढ़ा लिखा नेता ही इस देश को नई राह देगा। उसमें मनुष्य के अधिकारों की समझ है, कानून का गहरा ज्ञान है। भीमराव जैसा कानून मंत्री इस देश में दूसरा नहीं होगा। लेकिन बापू, वो मानेंगे नहीं। मानेंगे, मैं बात करूंगा उनसे, वो मेरी बात को टालेंगे नहीं। मुझे डर है बापू कि कहीं वो आपको कुछ बुरा भला नहीं जवाहर, भीमराव हमेशा सच बोलते हैं, समाज और देश हित की बात करते हैं। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। उनकी तो लड़ाई ही हमेशा सम्मान की लड़ाई रही है। इस लिस्ट में उनका नाम जोड़ो, मैं बात करूंगा उनसे। अभिनंदन से हिंदुस्तान ने चलना शुरू ही किया कि 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई। मैंने भले ही अपने हृदय में उन्हें पिता का स्थान न दिया हो, पर उनके लिए आदर सम्मान में कभी कमी नहीं आई। उनके तरीके अलग थे, मेरे तरीके अलग। उनकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग। वो लोगों को साथ लेकर चलना चाहते थे, मैं लोगों को बराबरी का हक दिलवाना चाहता था। वो लोगों को बदलना चाहते थे, मैं पूरे समाज को। वो लोगों को एक दूसरे पर दया करना सिखा रहे थे, मैं लोगों को सशक्त बनाना चाहता था। वो गलत थे तो मैं, पर जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, मेरे लिए वो 284 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और 7 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने मिलकर संविधान बनाया। बाबा साहब उस कमेटी की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि कोई उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे। सभी के विचार, सभी के सुझाव इसमें शामिल थे। ये संविधान सबकी मेहनत का फल था। और
आज वो दिन आ गया है जब मैं उस धन को त्याग